सादिक साहब की गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट होता था। प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर सादिक साहब की सरकार में बनाया गया। उनके पार्टनर, अलायंस पार्टनर अल्ताफ बुखारी साहब, जो खुद कहते हैं वो बीजेपी की अलायंस पार्टनर है, वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम पे? पीसी को कर रहे हैं। पहली बात तो 370 में सबसे पहले अमेंडमेंट्स कब शुरू हुए? 1953 में। 1953 में कैसे? जब बख्शी को इंस्टॉल, बख्शी भी बी टीम था, जब बख्शी को इंस्टॉल किया गया और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उस वक्त के सदर थे शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, उनको अरेस्ट कर दिया गया। यहाँ पे जो जमीनी कानून रखे गए, चाहे महाराजा के साथ जंग हो या चाहे दिल्ली के साथ हो, वो शेर कश्मीर ने ही लड़ी। ज्यादा पैसे तो सजाद गनी लोन ने लगाए हैं। आज अब आप कहते हैं कि बीजेपी की गोद में बैठ के आपको पीएसए याद आ जाते हैं। मैम, बीजेपी को लेकर अगर बात करें तो कहा जा रहा है यहाँ पर जिस तरह की, यहाँ क्योंकि कई सारे इल्जाम आ रहे हैं, जिसमें एक इल्जाम ये है कि जब पीएचडी की सरकार थी तब एनसी जो था, डी विंग और बीजेपी पार्टी कहलाती थी। देखिए, बीजेपी ने जिनके साथ अलायंस डिक्लेयर कर दिया है, मुकर्रर कर दिया है, वो सबको भी सीट, वो सबको बोलेंगे डी विंग, ई विंग, ये इट डजंट मैटर। बीजेपी ने हमारे साथ अलायंस डिक्लेयर नहीं किया है, बीजेपी ने उनके साथ अलायंस डिक्लेयर किया है। अब अगर उनको परेशानी होती है इस बात से कि उनको बी टीम क्यों कहा जाता है, वो जाके रविंदर रैना को बोले कि प्लीज हमें अपना अलायंस पार्टनर मत बोलो। उनको तो अपना अलायंस पार्टनर अमित शाह जी बोल रहे हैं, रविंदर रैना जी बोल रहे हैं, लड़ाई हमसे करते हैं। और आपने एक बात शर्म की नोटिस की है उन लोगों के बारे में? आज जम्मू और कश्मीर की जो ये हालत है, ये हालत किसने की है? बीजेपी की गवर्नमेंट ने। चाहे 370 का एब्रोगेशन हो, हमारी जमीन को सेल पे लगा। 370 पे आपका इल्जाम आता है कि एनसी ने जो पहले था, इन्होंने रूट्स नहीं रखे थे, एंड देन इट गोज अ लॉन्ग स्टोरी गोज ऑन। पहली बात तो 370 में सबसे पहले अमेंडमेंट्स कब शुरू हुए? 1953 में। 1953 में कैसे? जब बख्शी को इंस्टॉल, बख्शी भी बी टीम था, जब बख्शी को इंस्टॉल किया गया और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उस वक्त के सदर थे शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, उनको अरेस्ट कर दिया गया। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आर्टिकल 370 वाज वाटर्ड डाउन। बिल्कुल। और उसके बाद वाटर डाउन, जब एक बार वो वाटर डाउन हुआ, उसके बाद चाहे यहाँ का ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लाना जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इस पे हो, चाहे पासेस को खत्म करना, जो हमारा पास हो, उस पास को खत्म किया गया। जो पास था, यहाँ पे आने के लिए पास की जरूरत पड़ती थी, उसको खत्म करना, चाहे मेजर अटैक्स 370 पे करना, वो तो उस वक्त की बी टीम ने की थी। दूसरी बी टाइम आई थी फिर सादिक साहब की, उस वक्त भी एनसी को फिर से अरेस्ट किया गया था। सादिक साहब की गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि शेख साहब तो अरेस्टेड थे, इनको इसी बात पे लाया जाता था कि आप लोग 370 को वोटर डाउन करोगे, आपको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। सादिक साहब की गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट होता था। प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर सादिक साहब की सरकार में बनाया गया। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन लाई गई, गवर्नर रूल को लाया गया, या अलग अलग चीजें इस तरह से की गई। और आपको पता है सादिक साहब की हुकूमत में कैबिनेट मिनिस्टर कौन थे? सजाद गनी लोन साहब के फादर, गनी लोन साहब। तो ये जो इल्जाम वो लगाते हैं, ये बी टीम, ये तब भी बी टीम थे, इनकी एक हिस्ट्री है बी टीम होने की। तो जो आर्टिकल 370 की हालत की गई, चाहे प्राइम मिनिस्टर से सीएम बनाने की, जुरिस्डिक्शंस लाने की, गवर्नर राज को यहाँ पे लाने की, अलग अलग 370 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स लाने की, ये तो दो के अंडर प्राइमरीली हुई, बख्शी और सादिक। और उनके सादिक के साथ तो आपने हुकूमत बनाई, हमें तो जेल में रखा गया। सादिक तो हमारा खून का दुश्मन था। तो ये बी टीम्स का सिलसिला बहुत पुराना है। मैं लास्ट क्वेश्चन आई विल आस्क यू मैम, अगर बात करें यहाँ पर लास्ट डीडीसी इंतखाबात में, जिनमें ये कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों को दावा दे रही थी कि हम 370 लाएंगे और आप लोग हमें वोट डालो, और आज क्या आपका? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी नहीं कहा हम 370 लाएंगे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा हम 370 के लिए लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो प्राइमरी प्रिंसिपल वकील थे, जिन्होंने सबसे ज्यादा आर्ग्यू किया, कपिल सिब्बल साहब, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वकील थे। 370 को जब लाया गया 1949 में, इवेंचुअली वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बदौलत था। यहाँ पे जो जमीनी कानून रखे गए, चाहे महाराजा के साथ जंग हो या चाहे दिल्ली के साथ हो, वो शेर कश्मीर ने ही लड़ी। तो ये 370 की जंग, यहाँ की शनाख्त की जंग, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ती रहेगी। और अगर इससे पहले आप देखिए, इससे पहले ऑलरेडी 2 सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस थे, जिन 2 सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस में
370 को परमानेंट कहा गया था। अगर सुप्रीम कोर्ट 2023 में उन दो प्रीवियस सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस को नल एंड वाइड डिक्लेयर। मुल्क के साथ साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर में भी सियासी माहौल काफी गर्म है और इस सब के चलते अगर देखें तो चाहे रीजनल पार्टीज की बात करें या बाकी सेंट्रल डोमिनेटेड पार्टीज की बात करें, हर एक अपनी किस्मत आजमा रहा है कि जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी इंतखाबात में किस तरह से उनका रोल रहेगा और कौन जीत का एजेंडा आखिर फाइनली हासिल करेगा। और इस सब पर देखें तो हर एक पार्टी का एक मैनिफेस्टो इस बार के पार्लियामानी इलेक्शंस इंतखाबात में रह रहा है। इसके चलते अगर देखें तो वादी कश्मीर की सबसे तारीखी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इफ्रा जान हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए, कि चूंकि हमें पता है इस वक्त जो है डोर टू डोर इलेक्शन कैंपेन चल रही है। आपको बहुत मुबारक हो, आज जो है उमर साहब भी फॉर्म भर गए और उसके लिए जानना चाहूंगी कि क्या कुछ मैनिफेस्टो अभी उमर साहब आज बारामूला खुद गए, किस तरह का रिस्पांस लोगों की तरफ से? देखिए, आज जब उमर साहब ने अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरा, अगर आप देखेंगे बारामूला में एक स्टेडियम है जिस स्टेडियम में हजारों की तादाद में लोग दर्जनों में नहीं थे, लोग 100-200 नहीं थे, हजारों की तादाद में लोग सिर्फ जमा हुए उनको कांग्रेट्स करने के लिए, उनको मुबारकबाद देने के लिए कि उन्होंने अपना फॉर्म भरा। उमर साहब के नॉर्थ से इलेक्शन लड़ने का चूंकि बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो उनकी अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बीरवा नॉर्थ में आती है, उनका आबाईगढ़ टंगमर्ग में है, तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन एक खसूसन वजह जो उनकी नॉर्थ से रही है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी नॉर्थ को अपना गढ़ बनाने की कोशिश में लगी हुई है, जो अपनी प्रॉक्सी पार्टीज को वहां स्ट्रॉन्ग कर रही है, उमर साहब